हेलो दोस्तों। हम इस वीडियो से एक बहुत ही फेमस बुक है आइंस्टीन फॉर एवरीवन, जिसको रॉबर्ट एल पिक्सियोनी ने लिखा है। ये बुक इन साइंस जनरल में बेस्ट बुक अवार्ड भी इसको मिला है, विनर है। ये जैको पब्लिकेशंस के द्वारा पब्लिश की गई है किताब। ये बहुत ही अच्छी किताब है जिसने कॉस्मोस को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, फ्रॉम द माइक्रो वर्ल्ड टू मैक्रो वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट एटम से लेके लार्जेस्ट गैलेक्सी तक। इसने काफ़ी अच्छे से इस राइटर्स ने एक्सप्लेन किया हमें। तो दोस्तों, हम इस बुक को इस एक सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है। इस बुक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों। पहला है द माइक्रो वर्ल्ड, दूसरा पार्ट है द स्टार्स और तीसरा पार्ट है द यूनिवर्स। और टोटल इसमें 40 चैप्टर्स हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को कवर करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है वंस ओवर लाइटली। इस चैप्टर में राइटर ने मेनली हमें ये बताया है कि इस बुक में हम आगे क्या पढ़ेंगे, क्या जानेंगे। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, एक इंट्रोडक्शन चैप्टर है। ठीक है, तो हम पहला चैप्टर वंस ओवर लाइटली को शुरू करते हैं। शुरुआत में इसमें राइटर ने कहा है कि आपको एक बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाने के लिए बहुत बड़ा म्यूजिशियन होने की ज़रूरत नहीं है, और आपको कॉस्मोस के मिस्ट्रीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत ही अच्छी फिजिक्स या बहुत अच्छा मैथ में एक्सपर्टीज़ होने की ज़रूरत नहीं है। हम जो रहते हैं साइंस के गोल्डन एज में रहते हैं, जिसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्वेंशंस और खोजें हुई हैं। हम वो पहली पीढ़ी हैं जिसने ब्रह्मांड के किनारे और समय की शुरुआत तक देखा है, और हमने यह भी देखा है ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्ट्रक्चर जो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और हमने उन चीज़ों को भी देखा है जो बहुत ही छोटे हैं, उन्हें भी ढूंढा है। इस राइटर इसमें कहते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करते हैं नेचर्स के रूल्स के बारे में, कि एवरीथिंग इंटीमेटली कनेक्टेड फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट, फ्रॉम द एटम्स टू पीपल टू द यूनिवर्स। मतलब एक छोटे एटम से लेकर पूरे यूनिवर्स तक हर चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। थिंग्स दैट वास्टली डिफरेंट फ्रॉम अदर रियली द सेम। जो चीज़ें एकदम सेम दिखती हैं वो एकदम डिफरेंट हैं। आइंस्टीन्स ने सिंपलिसिटी और ब्यूटी ऑफ द नेचर में विश्वास किया था, पर उन्होंने आगे ये भी जाना कि साइंस में यूनिटी और एलिगेंस के बारे में। जो ग्रेट माइंड्स होते हैं उनके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन होता है। वो चीज़ें देख सकते हैं जो और नहीं देख सकते हैं। बट कुछ समय ऐसा भी होता है दे कांट सी, ये उन चीज़ों को नहीं देख सकते हैं जो अदर्स देख सकते हैं। पार्ट वन जो इस बुक का होगा, उसमें हम यह जानेंगे, एक जर्नी होगी फ्रॉम द माइक्रो वर्ल्ड से लेके, जो कि मॉलिक्यूल्स, एटम्स और एवरीथिंग है स्मॉलर, एंड इंट्रोड्यूस दोज हू लीड द वे। मतलब कि पहले पार्ट में हम इस एटम्स के बारे में, या जो हमारा क्वांटम वर्ल्ड है, जो माइक्रो वर्ल्ड है, उसके बारे में जानेंगे। 2500 साल लग गए यह जानने में, स्ट्रगल हुआ कि हम या सारी चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बनी हैं। और आइंस्टीन ने प्रोबेबली इस बात पे जोर दिया कि सारी चीज़ें एटम से मिलकर बनी हैं, और एटम्स भी इस क्वेश्चन का अंत नहीं है। एटम्स भी जो हैं वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियाई से मिलकर बने हैं, और न्यूक्लियाई जो हमारे होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बने होते हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स भी हमारे क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। और फिर फाइनली हमने इनर मोस्ट लेयर ऑफ द मैटर तक पहुंच गए, जिसे हम 12 एलिमेंट्री पार्टिकल्स कहते हैं। और हमने एक अनएक्सपेक्टेड एक ऐसी भी चीज़ ढूंढी जो एक बोनस के तौर पे, जिसे एंटी मैटर कहा जाता है। इंटरेक्शन ऑफ दीज पार्टिकल्स, इनके इंटरेक्शंस इन पार्टिकल्स से यूनिवर्स में 4 तरह के फोर्सेस काम करते हैं: ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग एंड वीक फोर्स। दीज फोर्सेस लाइट अप द स्टार्स। ये हमारे फोर्सेस स्टार्स को जलाते हैं, प्लैनेट्स को बनाते हैं, और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए हमारे सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। प्रिजर्व अर्थ एटमॉस्फेयर, और प्लैनेट को शेप्स देते हैं, गैलेक्सी को शेप देते हैं, और यूनिवर्स को भी एक शेप देते हैं। आइंस्टीन्स का सबसे फेमस इक्वेशन E=mc² हमें मास और एनर्जी के बारे में बहुत ही डेप्थ नॉलेज देता है, और ये डेवलप करता है, ऐसे टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप कर सकते हैं जिससे पॉल्यूशन बहुत ही कम हो, ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी को।
फ्यूचर में जो एनर्जी का प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा और बहुत ही कम पॉल्यूटिंग होगा आज की टेक्नोलॉजी के रिलेटिव। अल्टीमेटली अल्टीमेटली एक ऐसा भी दिन आएगा कि हम ब्लैक होल्स को भी यूटिलाइज कर पाएंगे और उसकी एनर्जी को अपने यूज़ में ला पाएंगे। उस दिन पीपल के लिए 1 सेंट पर डे बस ही एनर्जी को पे करना होगा और उस समय पॉल्यूशन जो होगा ज़ीरो होगा। एनर्जी प्योर एनर्जी का हम यूज़ करेंगे। आइंस्टीन ने की 20वीं सेंचुरी में जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, इसने साइंस को एकदम एक नई बुलंदियों तक पहुंचाया हमारे कॉस्मॉस को समझने के लिए। आइंस्टीन ने हमारे नज़रिए को ओपन कर दिया ब्रह्मांड के लिए और उन्होंने ये भी बताया कि जो डिफरेंट क्लॉक्स इवन परफेक्ट लॉस, मतलब कई ऐसे क्लॉक जो कि सही हैं, मतलब कई ऐसी घड़ियाँ जो कि सही होती हैं पर अलग अलग समय और अलग अलग रफ्तार में होने के कारण वो अलग अलग समय बताती हैं, जबकि उनमें कोई भी खराबी नहीं होती। दिस इज़ नॉट वन जस्ट राइट आंसर द क्वेश्चन। ये केवल हमें ये समय नहीं बताता, हमें ये भी बताता है कि समय जो है वो रिलेटिव है, ना कि एब्सोल्यूट है। वो डिफरेंट डिफरेंट स्पेस, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन और डिफरेंट बॉडी जिसकी स्पीड डिफरेंट है, उसके लिए टाइम डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। मतलब टाइम के चलने की रफ्तार डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। आइंस्टीन की थ्योरी ने इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया। हम क्वांटम मैकेनिक्स के मिस्ट्रीज़ के बारे में भी जानेंगे, माइक्रो वर्ल्ड की क्या रियलिटीज़ हैं, और हम क्वांटम मैकेनिक्स के पॉसिबल रिवॉल्यूशंस के बारे में जानेंगे कि श्रोडिंजर कैट से हम मिलेंगे और माइक्रो वर्ल्ड के उन रिवॉल्यूशंस के बारे में भी जानेंगे इनके जरिए लेज़र टेक्नोलॉजी संभव हो पाई, जिसके ज़रिए हम बार कोड को रीड कर सकते हैं, सीडीज़ और डीवीडीज़ को रीड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट और स्कल्प्ट और कॉर्नियास को हम स्कैन कर सकते हैं। आइंस्टीन जो थे वो क्वांटम फिजिक्स की कभी भी अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट नहीं किए। उनका मानना था जो गॉड है वो डाइस से नहीं खेलता। अब इस बुक के पार्ट 2 में हम यह एक्सप्लोर करेंगे कि माइक्रो वर्ल्ड क्या है और माइक्रो वर्ल्ड का क्या इम्पैक्ट पड़ता है मैक्रो वर्ल्ड पे, और ये माइक्रो वर्ल्ड की जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो कैसे करती हैं एक स्टार को कंट्रोल, और कॉस्मॉस को कैसे चलाती हैं फ्रॉम कोल्ड एम्प्टी, जो एक कॉस्मॉस जो कि बहुत ठंडा और खाली था उसे कैसे लाइफलेस वाइड टू यूनिवर्स को स्पेक्ट्रलर साइट में कन्वर्ट कर देती है। मतलब एक खाली यूनिवर्स जो कि ठंडा था और खाली था उसे कैसे एक लाइफफुल यूनिवर्स में कन्वर्ट की, और एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ को भी जानेंगे स्टार, और ये भी जानेंगे कि स्टार्स ने कैसे लाइफ को इनेबल किया और हमारे फ्यूचर को फ्रेम किया। इसमें हम यह फॉलो करेंगे कि एक स्टार का लाइफ साइकिल कैसे होता है, वो कैसे जन्म लेता है, कि स्टार उसका बर्थ कैसे होता है, फिर उसका डिक्लाइन कैसे होता है, धीरे धीरे कैसे मतलब अपनी एनर्जी को लॉस करता जाता है अपने डेथ की, और अल्टीमेट यह जानेंगे कि वो अपने डेथ की ओर कैसे बढ़ता है, और लास्ट में यह जानेंगे कि वो डेथ कैसे होता है। और एक स्टार डेथ होता है तो एक एक्सप्लोजन होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। ये एक्सप्लोसिव डेथ जो होते हैं ये हमारे नेचर को रिसाइकल करते हैं वाइटल सोर्सेस के लिए, ताकि दोबारा फिर नए तारों का, नए स्टार्स का बर्थ हो सके। और ये जो स्टार्स जब मरते हैं सुपरनोवा के कारण, तब ये पीछे अपने कुछ चीज़ें छोड़ जाते हैं जिन्हें हम वाइट ड्वार्फ, न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल कहते हैं। आइंस्टीन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, इसके कारण आज जो हम जीपीएस यूज़ करते हैं वो पॉसिबल हो पाया, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कारण ही हम गैलेक्सीज, स्टार और यूनिवर्स को समझने की एक फाउंडेशन को इस्टेब्लिश कर पाए। दोस्तों, पार्ट 3 में हम क्या जानेंगे इस बुक में। पार्ट 3 में हम माइक्रो वर्ल्ड के नॉलेज को बिल्डअप करेंगे, इल्यूमिनेट करेंगे मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स को, और एक्सप्लोरेशन करेंगे हमारे आज के यूनिवर्स में जो आज है, और ये जानेंगे कि गैलेक्सी कितनी बड़ी होती हैं, ब्रह्मांड में कितनी गैलेक्सियाँ हैं, और यह गैलेक्सियाँ कितनी ज़्यादा बड़ी हो सकती हैं या कितनी स्मॉल हो सकती हैं, वेयर डू फिट ऑल दिस, और ये कहाँ एग्जिस्ट करती हैं और किस तरह से एग्जिस्ट करती हैं। एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं वो कॉस्मॉस के बारे में सारी चीज़ें, उनसे जो आने वाली लाइट है या स्टार लाइट से कह सकते हैं, स्टार से आने लाइट्स हैं उनसे पता लगाते हैं। स्टार लाइट्स में एरे ऑफ कलर्स होते हैं, इनको प्रिसाइजली मेज़र करके एस्ट्रोनॉमर यह पता लगा पाते हैं कि ये स्टार्स किससे बने हैं, और
इनके कलर्स पैटर्न जो कि रेड से और ब्लू शिफ्ट होते हैं, इनके मेजर से हम ये बता सकते हैं कि स्टार मोशन कर रहे हैं और कितनी स्पीड से मोशन कर रहे हैं, और यूनिवर्स के बारे में भी। हबल ने रेड शिफ्ट को यूज़ करके यह बताया कि हमारा यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कर रहा है, मतलब हमारा यूनिवर्स एक्सपेंशन हो रहा है। कुछ डिस्कवरीज ऐसी होती हैं जिनमें बहुत ही केयरफुल प्रिपरेशन करना पड़ता है और बहुत ही प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। और डिटेक्शन ऑफ द आफ्टर ग्लो ऑफ द बिग बैंग के बाद एक जो आफ्टर ग्लो हुआ था उसको डिटेक्ट करने के बाद हम बिग बैंग को और अच्छे से समझ पाए हैं और यह भी जान पाए हैं कि हमारे यूनिवर्स की ग्रैंड अर्ली स्टोरी कैसी थी। नाउ हम टर्न लेंगे कॉस्मोलॉजी के ग्रेटेस्ट अचीवमेंट के बारे में, बिग बैंग थ्योरी स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द स्पेस एंड टाइम, और हम आखिरी में यूनिवर्स के डार्क साइड पर कवर करेंगे। यूनिवर्स का वह डार्क साइड एक क्रिटिकल रोल जो कि यूनिवर्स में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, जो कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा पहला चैप्टर वंस ओवर लाइफ ख़त्म होता है। इस बुक के दूसरे चैप्टर का वीडियो जल्दी आएगा, उससे भी ज़रूर देखिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू दोस्तों।